नमस्ते जी। 69वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा किया गया है। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। महानुभाव, विकासवाद की चर्चा चल रही थी। विकासवाद के शास्त्र में गत श्रव्य कणिका में हमने सुना, उसको हम फिर से एक बार सुना देते हैं कि इस शास्त्र के यहाँ तक के वर्णन से 5 बातें विकास के अनुकूल प्रतीत होती हैं। पहली, कि प्राणी सादी रचना के थे, फिर क्लिष्ट रचना के हुए। दूसरा, कोई प्राणी जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान में न जाए तब तक वह वहां आप ही आप उत्पन्न नहीं हो सकता। तीसरा, भिन्न भिन्न देशों के प्राणियों में जो समता है वह उनके एक ही वंश के होने की सूचना है। चौथा, समानता का कारण न दूरता है न निकटता, प्रत्युत वंश और परिस्थिति ही है। और पांचवा, परिस्थिति के कारण ही मूल प्राणी की अनेक शाखाएं होकर अनेक योनियां हो गई हैं। अब इसमें लेखक महोदय लिखते हैं कि हमारा अनुमान है कि हमने इस प्रकरण का सारांश निकाल लिया है। यद्यपि इन 5 बातों में से प्रायः सभी का उत्तर पिछले पृष्ठों में हो चुका है, तथापि हम फिर से इनका क्रम से उत्तर देना चाहते हैं। यह प्रकरण कुछ काट छांट के बाद हमारे ही अनुकूल है। यदि यह बात सिद्ध हो जाए कि सब प्राणी एक ही मूल प्राणी से विकसित होकर इतनी जातियों में विभक्त नहीं हुए, प्रत्युत प्रत्येक जाति के पृथक पृथक पूर्वज ही एक स्थान से सारे संसार में फैले हैं, तो हमारा आगे चलकर निर्णय करने का यह बोझ हल्का हो जाएगा कि सारी मनुष्य जातियां एक ही पूर्वजों की संतान हैं अथवा विकास द्वारा अनेक देशों में अलग अलग विकसित हुई हैं। हमारी आशा एक रीति से तो पूर्ण ही है, क्योंकि विकासवाद समस्त प्राणियों को एक स्थान में ही पैदा हुआ अमीबा की संतान मानता है। हाँ, इतनी बात अवश्य निकल जाने योग्य है कि एक ही प्राणी के परिस्थिति के अनुसार इतनी जातियां हो गईं। आगे हम क्रम से उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कि हमारा अनुमान कहां तक ठीक है। पहली बात, पहले प्राणी सादी रचना के थे, फिर संकीर्ण रचना के हुए। पिछले पृष्ठों में इस पर प्रकाश पड़ चुका है। वहां सादेपन, क्लिष्टता और कारीगरी तथा उपयोगिता आदि सभी बातों को दिखलाकर यह बता दिया गया कि भोक्ता से भोग्य प्रथम होता है। इसी क्रम के कारण भोग्य को सादा और भोक्ता को क्लिष्ट कह सकते हैं। परंतु विकासवादी जिस प्रकार की सादगी और क्लिष्टता बताते हैं उनमें कुछ भी सत्यता नहीं है। दूसरी बात, प्राणी जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाते तब तक वे वहां आप ही आप उत्पन्न नहीं हो सकते। यदि आप ही आप उत्पन्न हो सकते हो तो ऑस्ट्रेलिया में खरगोश पहले ही पैदा हो जाते, क्योंकि वहां का जलवायु उनके अनुकूल था। परंतु जब तक वहां उन्हें कोई नहीं ले गया तब तक वे आप ही आप वहां उत्पन्न नहीं हो सके। भारत का मोर अब तक दूसरे स्थानों पर बहुत कम पहुंचा है, अतः उसकी संतति भी दूसरे स्थान पर नहीं हुई, परंतु जहां पहुंचा है वहां संतति भी हुई है। अर्थात जब तक कोई प्राणी कहीं न जाए तब तक आप ही आप उसकी उत्पत्ति वहां नहीं होती। अब तक कोई नई जाति आप ही आप पैदा नहीं हुई। यह विकासवाद के लिए बड़ी भयंकर बात है। जब प्रत्येक स्थान पर प्रकृति विद्यमान है, प्रत्येक स्थान पर प्राणियों के लिए जलवायु अनुकूल हो जाता है, तब क्या कारण है कि किसी स्थान में नया अमीबा पैदा होकर धीरे धीरे वह कोई नई जाति नहीं बना डालता? क्यों उसी पुरानी ही सृष्टि के प्राणियों में विकासवाद की स्वच्छंद प्रकृति माथा मार रही है? परंतु क्या प्रकृति चैतन्य बना सकती है? उत्तर है नहीं। तीसरी बात, भिन्न भिन्न देशों के प्राणियों में जो समता है वह उनके एक ही वंश के होने की सूचना है, परंतु इसमें भेद है। भिन्न भिन्न देशों के प्राणियों की समता यदि इस प्रकार की जाए कि बिल्ली और कुत्ता दोनों स्तनधारी मांसभक्षी हैं, अतः एक देश में बिल्ली और दूसरे देश के कुत्ते को देखकर यह कह दिया जाए कि दोनों प्राणी एक ही पिता के संतान हैं, तो ठीक नहीं। किंतु यदि बुलडॉग, ताजी और लेंडी कुत्तों को देखकर कहा जाए कि ये एक ही पिता के पुत्र हैं, तो बिल्कुल सत्य है। अर्थात खाली रचना देखकर ही एक होने का अनुमान न कर लेना चाहिए। प्रत्युत समान प्रसव, समान भोग और समान आयु का जब पूरा मेल मिल जाए, चाहे आकृति मिले या न मिले, तो समझ लेना चाहिए कि वे एक ही पिता की संतान हैं। डार्विन को
टेरोडेल्फियो में जब खरवाकार मनुष्य मिले तब वह उन्हें पहचान ही न सका कि ये भी मनुष्य ही हैं, परंतु जब उसने गौरेला और चिंपैंजी आदि वन मनुष्यों को देखा तो चिल्ला उठा कि ये भी एक प्रकार के मनुष्य ही हैं। डार्विन के इस भ्रम का कारण यही था कि उसने केवल आकृति साम्य पर ही भरोसा कर लिया था, किंतु सृष्टि नियम ने समान प्रसव का सिद्धांत सामने रखकर उसके इस भ्रम को हटा दिया और सिद्ध कर दिया कि खरवाकार और दीर्घाकार मनुष्यों के संयोग से संतति होती है, परंतु मनुष्यों तथा वन मनुष्यों के योग से संतति नहीं होती। अतः पहले दोनों एक जाति के हैं और दूसरे भिन्न जाति के। इसी प्रकार यद्यपि घोड़े और गधे में वन मनुष्यों से भी अधिक समानता है, परंतु दोनों के योग से वंश नहीं चलता, इसलिए दोनों एक जाति के प्राणी नहीं है। इस प्रकार की छानबीन से देखना चाहिए कि किस जाति का कौन प्राणी कहाँ है। हमें यह तो स्वीकार है कि एक ही जगह से प्राणियों ने जा जाकर संसार भर को आबाद किया, परंतु यह स्वीकार नहीं कि सब जातियां एक ही प्राणी यानी अमीबा का विकास है। हम तो यही मानते हैं कि सब जातियों के पूर्वज आदि में अलग अलग ही उत्पन्न हुए। चौथी बात, समानता का कारण न दूरता है न निकटता, प्रत्युत वंश और परिस्थिति के ही कारण है। सीधी, चीना और भारतवासी परिस्थिति के कारण ही रंग रूप में भिन्न हैं, परंतु एक ही वंश के होने के कारण एक दूसरे से हजारों कोस की दूरी पर रहते हुए भी सब में समान प्रसव, समान भोग और समान आयु पाई जाती है। यदि कोई पूछे कि क्यों सबका समान प्रसव, समान भोग और समान आयु है, तो यही उत्तर दिया जा सकता है कि सब एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। रही परिस्थिति की बात, तो उसका भी स्पष्टीकरण इसी सिद्धांत से हो जाता है। सीधी, चीना, रेड इंडियन और जर्मनों में जो अंतर है, बुलडॉग, ताजी और लैंडी कुत्ते में जो अंतर है, तथा वेलर, अरब और कच्ची घोड़े में जो भेद है, यही परिस्थिति या जलवायु अथवा एनवायरनमेंट का अंतर कहलाता है। परिस्थिति से इतना ही भेद होता है, परिस्थिति सांप का ऊंट नहीं बना सकती। और अंतिम पांचवी बात है कि मूल प्राणी की ही अनेक शाखाएं हो गई। यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि एक ही प्राणी का परिस्थिति के कारण यंत्रों की भांति अनेक योनियों में विभक्त होना माने, तो नीचे लिखी अनेक कठिनाइयां सामने आती हैं। पहला, एक कोष्ठ के अमीबा में स्त्री पुरुष दो भेद कैसे हो गए? दूसरा, यदि अमीबा के बाद दो कोष्ठ का हेड्रा हुआ तो क्रम से उत्तर उत्तर समस्त योनियां दुगने परिणाम से क्यों नहीं बढ़ती? तीसरा, पक्षधारी प्राणी तो सर्पणशीलों के बाद होना चाहिए था, पहले नहीं, तब कृमियों में पक्ष यानी पर कैसे उत्पन्न हो गए? चौथा, अस्थियों की उत्पत्ति कैसे हुई और अस्थि विहीनों से अस्थि वालों की उत्पत्ति कैसे हुई? पांचवा, जब पक्षी, जलजंतु और कीड़े तक मांस खाने वाले पाए जाते हैं, तब मांसाहारियों का समावेश स्तनधारियों में ही क्यों किया गया? छठा, एक ही परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले जोड़ों में से स्त्रियों के दाढ़ी, मूछ, मयूरी के लंबी पूंछ और मुर्गी के सिर पर कलगी और हथनी के बड़े दांत क्यों नहीं होते? सातवां, प्राणियों में दांतों की संख्या न्यूनाधिक क्यों है? क्यों घास खाने वाले स्तनधारियों में गाय भैंस के ऊपर के दांत नहीं होते? क्यों घोड़े के ऊपर के दांत होते हैं और क्यों कुत्तों के दूध के दांत नहीं गिरते? आठवां, घोड़े के स्तन क्यों नहीं होते? बैल के स्तन अंडकोशों के पास क्यों होते हैं और पुरुषों में स्तन किस प्रयोजन के लिए हैं? नौवां, घोड़े के पैर में पैरों के चिन्ह क्यों है? बच्चा पैदा होते समय घोड़ी की जीभ क्यों गिर जाती है और दूसरे जानवरों की जीभ क्यों नहीं गिरती? 10वां, स्त्री जाति अस्थियों को क्यों उत्पन्न नहीं कर सकती? 11वां, यदि यंत्र के सिद्धांत पर प्राणियों का विकास हुआ तो कछुए और सांप की अपेक्षा पक्षी और स्तनधारी क्यों कम जीते हैं? इसी प्रकार अधिक जीने वालों का कम जीने वालों से गर्भवास कम क्यों है? ये कठिनाइयां हैं जो एक ही प्राणी से विकसित होकर अन्य प्राणी से बनने में सामने आती हैं। इसके सिवाय भी और भी बहुत सी बातें हैं जो आगे चलकर ज्ञात होगी और ज्ञात होगा कि एक ही प्राणी परिस्थिति से विकसित होकर अन्य जाति नहीं हो सकता।
कोई प्राणी अपनी मूल जाति से इतना दूर हो ही नहीं सकता कि समान प्रसव, समान भोग और समान आयु का क्रम भी बंद हो जाए। स्त्री और पुरुष, नर मादा की बनावट ने परिस्थिति के सिद्धांत का खंडन कर दिया है। अतएव यह बात समूल नष्ट हो गई कि एक ही मूल प्राणी परिस्थिति के कारण अनेक योनियों जातियों में विभक्त हो जाता है। आयु के प्रश्न से यांत्रिक सिद्धांत भी गिर गया है और सिद्ध हो गया है कि प्राणियों का विकास यांत्रिक सिद्धांत के अनुसार भी नहीं हुआ। यहाँ तक हमने इस भौगोलिक शास्त्र की समालोचना करके देखा कि यह शास्त्र यदि व्यर्थ की बातों को छोड़ दे तो यह शुद्ध वैदिक सिद्धांत बन सकता है कि परमात्मा ने सब प्राणियों के पूर्वजों को अलग अलग एक ही स्थान में पैदा किया, वहीं से वे सब देशों में फैले और परिस्थिति से यद्यपि कुछ भेद भी हुआ परंतु समान प्रसव, समान भोग और समान आयु अब भी स्थिर है। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।